तो आज द रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 के एपिसोड 4 ऑफ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम ग्रे हेवंस पे वापस हैं, जहां कुछ एल्विन सोल्जर्स मार्च करते हुए दिखाई देते हैं। एक शॉट जो लेटेस्ट ट्रेलर में था सीजन के शुरू होने से पहले। फिर हम एलरॉन्ड और गैलेड्रियल के बीच कॉन्वर्सेशन देखते हैं। एलरॉन्ड कहता है कि उसे भरोसा है कि गैलेड्रियल एक अच्छा आर्चर और कुछ सोर्ड्समैन रिकमेंड कर सकती है, और गैलेड्रियल कहती है कि क्या उसे लगता है कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। एलरॉन्ड कह देता है ठीक है, अगर तुम्हें यहीं रहना है तो रह लो। गैलेड्रियल फिर मान जाती है और कुछ लोग रिकमेंड कर देती है। हम एल्फ कंपनी को अलग अलग लैंडस्केप्स के थ्रू ट्रैवल करते हुए देखते हैं। उसके बाद एक अच्छा मैप ट्रांजिशन आता है जो ब्रिज तक आने दिखाता है। मैप पे हम एक रिवर देख सकते हैं जो इस वक्त बरंदुइन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है गोल्डन ब्राउन रिवर। बुक्स और फिल्म्स के फैंस इसे ज्यादातर ब्रैंडीवाइन के नाम से जानते हैं। इमेज के ऊपर लेक दिखाई गई है जो लेक एवेंडिम है। बुक्स में यही वो जगह है जहां गैलेड्रियल और उसका हस्बैंड सिलिबॉर्न कई सालों तक रहते हैं, अर्ली सेकंड एज में। ब्रिज के बारे में मैंने अर्ली मैप को ओवरलैप करके देखने की कोशिश की जब रिंग्स ऑफ पावर अनाउंस हुआ था, और वो एग्जैक्ट मैच नहीं होता, शायद एंगल के कारण, लेकिन लगता है ये ब्रिज ओल्ड फॉरेस्ट के अंदर है। मैं नहीं सोचता कि ये ब्रैंडीवाइन का वही लोकेशन है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्टली क्रॉस होता है। ये ब्रिज ज्यादा नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंटेड है रिवर के एंगल की वजह से, जो थोड़ा साउथ में है। वो साउथ जाने की रूट मेंशन करते हैं, पर मैप से लगता है ये बैरो डाउन्स हो सकते हैं जो ब्रिज के नॉर्थ में है। थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ इसमें। एलरॉन्ड और गैलेड्रियल ब्रिज पे आते हैं जो लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय हो गया है, और गैलेड्रियल कहती है कि ये सौरन का काम हो सकता है। एलरॉन्ड ग्रुप के कार्टोग्राफर कमनीर को बुलाता है जो ट्रैवल ऑप्शंस बताता है। गैलेड्रियल को बैरो वाइट्स का विजन मिलता है और कहती है कि इन हिल्स में बुराई है, लेकिन एलरॉन्ड कहता है कि वो साउथ की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ फिर से देखने को मिलता है कि वो गैलेड्रियल को अपनी अथॉरिटी का एहसास दिलाता है। इन दोनों के बीच थोड़ी टेंशन लगती है। मैं लोगों को स्पॉइल नहीं करना चाहता, बस इतना ही कहना है कि वाटर डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली सेकेंड एज में मिडिल अर्थ पे इम्पैक्ट डालती है। एलरॉन्ड कहता है कि वो उसकी ट्रिंकेट यानी उसकी रिंग नेनिया से कोई सलाह नहीं लेगा। इस पर गैलेड्रियल कहती है कि वो ट्रिप पर इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी, इंक्लूडिंग एलरॉन्ड, मरे। मुझे गैलेड्रियल का हेयर स्टाइल यहाँ पसंद आया। ये थोड़ा हिंट है उस कोट का जो कहता है गैलेड्रियल was then of Amazon disposition and bound up her hair as a crown when taking part in athletic feats। फिर से मैप देखते हैं। हम देख सकते हैं कि उन्होंने अब तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। ग्रे हेवंस को मिथलॉन्ड के सिंडारिन एल्विश नेम से लेबल किया गया है। एलरॉन्ड पहले कहता है कि रीजन ग्रे हेवंस से 150 लीग्स के आसपास है। हम स्ट्रेंजर के साथ मिलते हैं जो एक गोट देखते हैं, और फैन फेवरेट बुक कैरेक्टर टॉम बॉम्बरडिल का डेब्यू देखते हैं। मेरे पास टॉम के बारे में कुछ थॉट्स हैं, लेकिन मैं उन्हें एपिसोड के थोड़ा और आगे डिस्कस करूंगा। हम सुनते हैं कि वो अपना जॉली टॉम सॉन्ग गाते हैं, और स्ट्रेंजर के क्वेश्चंस के जवाब में थोड़ा इरेवरेंस दिखाते हैं। जब विजर्ड टॉम के स्टार्स के ऊपर देखने की बात करता है, वो कहता है कि ज्यादातर हिल्स के ऊपर स्टार्स होते हैं। उनकी बात कट होती है जब स्ट्रेंजर का स्टार चार्ट उड़ जाता है और एक ट्री में फंस जाता है। वो एक ब्रांच को देखते हैं और सोचते हैं कि ये एक अच्छा स्टाफ बन सकता है, बट वो पेड़ अंदर पूरा खींच लेता है। यही हॉबिट सोल्डमैन विलो के साथ बुक्स में होता है। हम हारफुट्स के साथ हैं जो एपिसोड 2 में सैंड ट्विस्टर में बच गए थे। वो एक और हॉबिट से मिलते हैं जो स्टोर वैरायटी का है। वो कहता है कि उसका नाम मेरीमेक है। बुक्स में एक मेरीमेक ब्रांडी बक है जो मैरी का अंकल है, और जबकि सभी हॉबिट ब्रीड्स मिक्स हो जाती हैं, ब्रांडी बक्स को स्टूरिश कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाना जाता है। 80s हेयर बैंड गाय और पॉपी एक दूसरे को देख रहे हैं और वो स्टोर से मिलने निकलते हैं। हारफुट स्नोरी और पॉपी स्टोर्स के पहाड़ा के नीचे में रहते देख के चौंक जाते हैं, तो लगता है ये आइकॉनिक हॉबिट्स का कैरेक्टरिस्टिक शो में यहीं से आएगा। बुक्स में हरफुट्स वो लोग हैं जिन्होंने पहले स्माइल्स में रहने का प्रैक्टिस स्टार्ट किया। द स्टोर लीडर का नाम गुंडाबल है, और जैसे गॉलम की दादी ग्लैडन फील्ड्स के स्टोर्स की लीडर थी, वैसे ही वो अपनी लोगों की मेट्रियार्क है। जब उसको पता चलता है कि उनका स्ट्रेंजर दोस्त एक विजर्ड है, तो वो थोड़ा फ्रीक आउट हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक डार्क विजर्ड के बारे में पता है जिसको हम फिर विजिट करते हैं। हेलमेट गाय डार्क विजर्ड को रिपोर्ट करता है कि दूसरा विजर्ड हर्मिट की तरफ जा रहा है, और हॉबिट्स उनसे ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। विजर्ड उसे गॉड्रिम कहकर बुलाता है, जो सिंडारिन से मशीन पीपल या डिवाइस पीपल का ट्रांसलेशन हो सकता है।
शायद ये उनके हेलमेट्स का रेफरेंस है जो वो कभी नहीं उतारते। डार्क विजर्ड उसे हारफुट्स पे अपनी सर्च कंसंट्रेट करने के लिए कहता है और खुद स्टार से निपट लेगा कहता है। फिर से नेमलेस स्टार के साथ वो अभी भी ट्री में फंसा हुआ है जब टॉम आता है और हमें आइकॉनिक बॉम्बाडिल बुक लाइन्स सुनने को मिलती है, जहां टॉम स्ट्रेंजर को रेस्क्यू करता है ट्री को कहकर कि उसे जागने नहीं चाहिए और पेडरियाट से कहता है जमीन में रहे, गहरा खोदे और पानी पिए। ये डायरेक्टली बुक्स से उठाया गया है, जहां टॉम हॉबिट्स को ओल्ड मैन विलो से रेस्क्यू करता है ओल्ड फॉरेस्ट में। ये नॉन बुक रीडर्स को भी फेमिलियर लग सकता है क्योंकि पीटर जैक्सन फिल्म्स में भी ये रिपर्पस्ड किया गया है। टू टावर्स के एक्सटेंडेड एडिशन में ट्री बियर्ड को टॉम के लाइंस मिलते हैं जब मैरी और पिपिन एक ट्री में फंसे जाते हैं फैनगॉन फॉरेस्ट में। स्ट्रेंजर फाइनली टॉम से पूछता है कि वो कौन है और टॉम विथीविंडल का रेफरेंस देता है, जो रिवर है जो ओल्ड फॉरेस्ट से गुजरती है जहां टॉम और गोल्डबेरी रहते हैं। एक छोटी सी ट्वीक है, लेकिन टॉम कहता है कि लोग उसे विथीविंडल में ही ऐसे बुलाते हैं, जो थोड़ा ऑड लगता है क्योंकि ये रिवर का नाम है, फॉरेस्ट का नहीं। स्ट्रेंजर को बॉम्बाडिल के घर में बात मिलती है और हम गोल्डबेरी को टॉम के साथ गाते हुए सुनते हैं। टॉम स्टार्स को न्यूकमर्स के रूप में डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक पल में सब अंधेरा था और अगले पल में स्टार्स आ गए। वो अपने आप को एल्डिश के रूप में रेफर करता है, जैसे बुक्स में। एक्चुअली उसका एल्विश नाम यरविन बेनादर है, जो ओल्डेस्ट और फादरलेस, बिना पिता के का मतलब है। टॉम के कितने पुराने होने का अंदाजा देने के लिए स्टार्स वाला वरदाने एंशिएंट डेज में बनाए थे, एल्व्स के जागने से पहले, ताकि वो डार्कनेस में न जागे। हालांकि इस वर्जन में बैरो वाइट, सार्नर के किंग्स, बड़े लोग, एल्व्स की माइग्रेशन और मॉर्गोथ जैसे रेफरेंसेस को हटा दिया गया है। टॉम ट्री को ओल्ड मैन आयरनवुड के रूप में रेफर करता है, जो क्लियरली बुक्स में ओल्ड मैन विलो का रिफ है। और ये स्ट्रेंजर के लिए एक इम्पोर्टेंट मोमेंट बन जाता है क्योंकि उसको अपना नाम नहीं पता होता। इसी मोमेंट पर ब्लू विजर्ड होने का होप काफी कम हो गया। इस सीजन में अब तक काफी हिंट्स दी गई हैं इसके नाम के बारे में, और अब लगता है कि वो किसी बड़े रिवील की तरफ जा रहे हैं जिसमें शायद उसका नाम गंडल्फ हो। पिछले हफ्ते नॉरी का स्टाफ को अपने सपने में गंड कहना, जो पुराने नॉर्स वर्ड गांद्र से आया है, जिसका मतलब होता है वॉन्ड या स्टाफ। गंडल्फ नाम जो उसे आर्नर के लोगों ने दिया था, जिसका मतलब होता है वॉन्ड एल्फ। ये नाम इसी तरह सामने आएगा। मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है ब्लू विजर्ड वर्सेस गंडल्फ वाले मैटर पर। जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो देखते हैं क्या होता है। हॉर्सेस की आवाज सुनाई देती है और टॉम हमें डार्क विजर्ड के बारे में बताता है। यार, ये कैरेक्टर्स को प्रॉपर नेम्स मिलने चाहिए। सिर्फ द डार्क विजर्ड कहकर रिफर करना प्लॉट को कम इम्पैक्टफुल बना देता है। चाहे ये नाम कैजुअल फैंस को समझना भी आए तो उन्हें गुड विजर्ड और बैड विजर्ड के अलावा कुछ नाम देना जरूरी है, ताकि कैरेक्टर्स से थोड़ी ज्यादा अटैचमेंट महसूस हो सके। अब मैं डार्क विजर्ड को अबरफोर्थ बुलाना शुरू कर रहा हूँ। टॉम और स्ट्रेंजर सॉरन और अबरफोर्थ के मिलने की से होने वाले खतरे के बारे में बात करते हैं। फिर हम एलरॉन्स कंपनी के साथ बैरो डाउन्स में वापस आते हैं। बैरो डाउन्स खुद भी सेकेंड एज के शुरू होने से पहले का है। बुक्स के अकॉर्डिंग ईडेन के एंसेस्टर्स ने ये बेरियल माउंट्स बनाए थे वेलेरियन में माइग्रेट करने से पहले, लेट फर्स्ट एज में। मैन के बॉडीज हैं जो रिसेंटली मिडिल अर्थ के फार ईस्ट से माइग्रेट हुए थे। शो ये दिखा रहा है कि सौरन ने बैरो डाउन्स को अट्रैक्ट किया और बैरो वाइट्स को जगाया। ये थोड़ा अनक्लियर है कि क्या उन्होंने उन्हें बस जगाया या इस वक्त क्रिएट किया। गैलेट्रियल उन्हें बैरो वाइट्स के रूप में तुरंत रिकॉग्नाइज करती है जब बाकी लोग पूछते हैं, जो ये दिखता है कि उन्होंने कहीं और इन्हें देखा है या उन्हें पता था कि ये क्रीचर्स यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये बात पहले से पता होती तो ये टॉपिक अटैक के वक्त पहले क्यों नहीं उठा। हम क्रीपी विस्पर्स सुनते हैं, जो बैरो वाइट्स का इनकेंटेशन है जो हॉबिट्स को बुक्स में ट्रैप किया था। ये मूवी फैंस को भी फेमिलियर लग सकता है क्योंकि इसे गॉलम के पोएम में यूज किया गया था टू टावर्स में। कोल्ड बी हर्ड एंड हैंड एंड बोन, कोल्ड बी ट्रैवलर्स फार फ्रॉम होम। एलरॉन्ड को गिलगलट के मैसेंजर्स के बॉडीज मिलते हैं जो पहले एपिसोड में चेन से ड्रैग किए गए थे। मैं थोड़ा सरप्राइज था कि लेटर लाशों के साथ वहां था। जब कैमरा लास्ट बार उस पर जूम किया था तब ये नोटेबली छोड़ा गया था। क्या ये कंटिन्यूटी एरर है या हम ये मानकर चल रहे हैं कि वाइट्स ने लेटर को लाशों के साथ ड्रैग करने के बाद रिट्रीव किया।
मेटल की छोटी छोटी आवाजें सुनाई देती हैं, जो बुक्स के डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करती हैं, जहां बैरोवाइट्स के बोनी फिंगर्स में गोल्ड रिंग्स रैटलिंग होती हैं। जैसे एक्सपेक्टेड था, एल्फ वेंजर्स असेंबल शॉट मिलता है और उन्हें जल्दी पता चलता है कि उनकी वेपन्स वाइट्स को हार्म नहीं करती। एलरॉन्ड बैरो से वेपन्स उठाता है। उसने लोर से सीखा कि सिर्फ वही तलवार जो वाइट्स के साथ दफन है, उन्हीं से मारा जा सकता है। ये गैलाड्रियल को भी एक्सप्लेन कर सकता है कि उसने बैरो वाइट्स के बारे में कैसे जाना इस पॉइंट पे। ये डेफिनेटली लगता है कि बैरो वाइट्स एक ज्यादा वाइड स्प्रेड कॉन्सेप्ट है इस एडेप्टेशन में, न कि सिर्फ एरियाडोर के बैरो डाउन्स तक लिमिटेड। सोर्ड लोर शो के लिए ओरिजिनल है, बुक्स से माइनर इंस्पिरेशन है, क्योंकि हॉबिट्स बैरो ब्लेड्स को अपने एडवेंचर्स पे ले जाते हैं। ये ब्लेड्स अर्नोरियंस ने विच किंग के खिलाफ वॉर्स में बनाए थे, और इन्हीं ब्लेड्स का यूज मेरी ने विच किंग को लेग में स्टैब करने के लिए किया था, जब इयोविन ने उसे मार दिया। वैसे मुझे बैरो वाइट्स का लुक बहुत पसंद है। वो क्रीपी हैं और ग्लोइंग आईज फैंटास्टिक लगती हैं। सच में इस सीन की सबसे बड़ी कंप्लेंट ये है कि ये कितनी छोटी है। ये ज्यादा एक केमियो लगती है बैरो वाइट्स के लिए, ना कि एक बड़ा फीचर। फ्लाइंग चेन्स थोड़ा ऑड लगती हैं, क्योंकि मैंने ये दूसरी फिल्म्स में देखा है, और ये इंचार्टमेंट और फ्रीजिंग टच जिससे हॉबिट्स कॉन्शियसनेस लूज करते हैं। जब एल्व्स बैरो वाइट्स को देखकर सरप्राइज हुए और बैरो डाउन्स को टर्न गोर्थड कहकर रिफर किया, जो एल्विश फ्रेज है जिसका मतलब है बेरियल माउंड ऑफ रेट्स या स्पिरिट ऑफ द डेड, लगता है उन्हें शायद ये एंटिसिपेट करना चाहिए था। ये कुछ ऐसा होता जैसे किसी जगह का नाम डेंजरवुड हो और फिर आप शॉक में आए कि यहाँ सच में डेंजर है। नेक्स्ट हम इसिल्दुर और अराउंडिर के साथ होते हैं, जो अटैक्ड कैंप को देखते हैं जहां वेपन्स और फ्लावर पेटल्स छोड़े गए हैं। अराउंडिर फिर लोगों के ग्रूसम रिमेन्स फाइंड करता है, जो एंट्स के द्वारा अटैक और किल किए गए हैं। एस्ट्रिड अराउंडिर को कहती है कि उन्हें नॉर्थ के फॉरेस्ट चेक करने चाहिए। दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो नॉर्थ की तरफ चले, लेकिन अराउंडिर को कुछ शक है। इसिल्दुर फिर से अपनी नुमेनर की इंडोर प्लम्बिंग की ब्रैगिंग करता है और अराउंडिर एस्ट्रिड से कन्फ्रंट करता है, जो एक कंसील्ड अदर ब्रांड के साथ पकड़ी जाती है। जब स्ट्रेट की पॉसिबल ट्रेचरी रिवील होती है, तो दोनों हीरोज उसे हथकरही में नॉर्थ की स्वाम्पी लैंड की तरफ ले जाते हैं। इसिल्दुर जब मड में गिर जाता है, अराउंडिर और वो स्वाम्प ऑफ सैडनेस में मरने ही वाले होते हैं, लेकिन स्ट्रेट अच्छा काम करती है और उन्हें बचाने के लिए एक स्टिक लगाती है। पता चलता है कि एक बड़ा बगवर्म थिंग एस्ट्रिड को खाने ही वाला था। उसी वक्त जब अराउंडिर उसे तलवार से चीरकर मार देता है, अराउंडिर कहता है कि दुनिया के डीप प्लेसेस में गुमनाम चीजें होते हैं। लगता है ये क्रीचर शैलो प्लेसेस में आया था। गुमनाम चीजें का जिक्र गंडाल्फ ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में किया है, जब वो गंडाल्फ द वाइट बनकर वापस आता है। हमें ये क्रीचर्स कैसे वेरिड हैं या उनकी डिटेल्स नहीं पता, बस ये चिलिंग रिमाइंडर्स हैं कि मिडल अर्थ की डेप्थ्स में क्या हॉरर्स छुपी है। स्टूरविल में हॉबिट्स अपने काइंड के हार्टलेस ट्रीटमेंट पर बॉन्ड करते हैं। जब मेट्रियार्क को पता चलता है कि लीडर का लास्ट नेम बरोस था, तो वो सडॉक के एंसेस्टर के मूड बोर्ड को दिखाती है, जो एक ऐसी जगह का विजन दिखाता है जहां रोलिंग हिल्स हैं और लोग गुफाओं में रह सकते हैं, जो 1 महीने से कम में हो सकता है। सडॉक का एंसेस्टर, जिन्होंने हरफुड्स को शायद फाउंड किया, इस जगह को सूजक कहकर रिफर करता है, जो द शायर के लिए वेस्ट्रॉन नेम है। ये लगता है कि शो हमें बता रहा है कि अगले सीजन्स में हॉबिट स्टोरी लाइन कहाँ जा रही है। शायद वो शायर को एस्टैब्लिश करेंगे। क्या ये अर्नर कनेक्शन के साथ होगा जैसे बुक्स में? ये कहना मुश्किल है। शायद वो स्किप करके हॉबिट्स को इरेडोर में लेकर आएंगे किसी रीजन के लिए। नेक्स्ट हम गैलाड्रियल और एलरॉन्ड को रिंग के बारे में बात करते देखते हैं। एलरॉन्ड अभी भी रिंग्स के कॉन्सेप्ट को फुली एक्सेप्ट नहीं करता और गैलाड्रियल को लगता है कि यही उनका सॉरन के अगेंस्ट जीतने का एकमात्र तरीका है। रिंग उनका ओनली होप है सॉरन को डिफीट करने का। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब सॉरन 1 रिंग क्रिएट करेगा और एल्व्स अपने रिंग्स का यूज नहीं कर पाएंगे, तो क्या ये उनसे जो गैलाड्रियल सोचती है उनका ग्रेटेस्ट वेपन ले लेगा, या ये एक रिंग वर्सेस रिंग का सिनेरियो बन जाएगा? पहली सिचुएशन तो बुक्स के ज्यादा क्लोज होगी। मैं पर्सनली होप करता हूँ कि वह रिंग्स को ऑफेंसिव वेपन्स की तरह ना ले जाएं, जैसे 1 रिंग को कभी कभी देखा जाता है। गैलाड्रियल को एक और फोरसाइट विजन मिलता है। पहले हमें सॉरन की क्राउन दिखाई जाती है, जो शायद उस ड्यूल से है जो लास्ट ट्रेलर में टीज किया गया था। फिर हमें एलरॉन्ड दिखाया जाता है, जो ब्लडीड और बुरी तरह घायल है, और ऑर्क्स उसकी थ्रोट पर नाइफ रख रहे हैं।
फिर एक क्विक शॉट दिखाई जाती है जहां ऑर्क्स फियानोर की स्टैच्यू को एरिजियन में गिरा रहे हैं जब वो टाउन स्क्वायर टाइप एरिया को रनसैक कर रहे हैं। ये सीन सेलिब्रिम्बोर के गिरने के पैरेलल को हाईलाइट करता है जहां उसके ग्रैंडफादर की स्टैच्यू और एल्विन स्मिथ दोनों गिर रहे हैं। फाइनल शॉट में हलब्रांड जैसा दिखने वाला सौरॉन किसी ब्लॉन्ड हेयर वाले इंसान की तरफ देख रहा है। मैं सोच रहा था ये ग्लैडियल हो सकती है, लेकिन अगर वो स्लोप पर नहीं है तो ग्लैडियल बहुत छोटी लगती है। शायद ये एक और विजन हो जो सौरन ग्लैडियल को दिखाएगा, जहां वो अपनी यंगर सेल्फ को देखेगी जो हमने सीजन 1 में देखा था। गैलेट्रियल विजन से बाहर आती है और एलरॉन्ड से कहती है कि वो प्रॉमिस करे कि वो सौरन को हराने को सबसे ऊपर रखेगा। एलरॉन्ड कहता है, मैं रिंग के साथ प्रॉमिसेस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं सौरन को जरूर हराऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी छोड़ दूंगा। उन्हें मैपमैन इंटरप्ट करता है क्योंकि उन्होंने ड्रम्स सुने हैं और फिर हम अरंडेर और इसिल्दुर के पास वापस आते हैं। इसिल्दुर इस्ट्रिड को उसके मैनिकल्स से आजाद करता है और सोचता है शायद अब रोमांटिक मोमेंट आए, लेकिन इस्ट्रिड एक सोर्ड ड्रॉ करती है और अरुंडीर अपना बो ड्रॉ करता है। इसिल्दुर अपने फेल्ड रोमांटिक मूव्स को भूलकर इस्ट्रिड को प्रॉमिस करता है कि वो लोगों को उसे बाहर नहीं निकलने देगा। तभी एक फ्लावरी एंट वाइफ आती है और इस्ट्रिड को एक बोल्डर में धक्का देती है। अरोंडर इंटरवीन करता है और कहता है कि वो ग्रीनवुड से है। वो ओसिरिएंट के बारे में कह रहा है, ना कि ग्रीनवुड द ग्रेट जो बाद में मर्कवुड के नाम से जाना जाता है। सीजन 1 में अरोंडर ने कहा था कि वो बेलिरिएंट से है और ओसिरिएंट में एल्व्स को ग्रीन एल्व्स कहते हैं क्योंकि उनकी क्लोथिंग लीव्स के कलर की होती है। एंट वाइफ पूछती है कि क्या अरोंडर ने कभी भी एक्स को वुड पर लगाया है, जो एक काफी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट लगती है ना मारने के लिए। बुक्स में एंट्स को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। वो ट्रीज के शेपर्ड्स हैं। ये पर्टिकुलर एंट थोड़ा PTSD से लगता है। वो थोड़ा इंटेंस लगती है और ये नहीं मान रही कि लिविंग बीइंग्स, इवन एल्व्स, को अपने हाउसेस बनाने के लिए वुड की जरूरत होती है। सिल्मारिलियन में यवाना और ओले, ट्रीज और ड्वार्व्स के क्रिएटर्स, कहते हैं कि लिविंग बीइंग्स को वुड की जरूरत है, लेकिन यह भी होता है कि लिविंग बीइंग्स ट्रीज को मिसयूज कर सकते हैं। एंट्स को ऐसे मिसयूज से बचाने के लिए बनाया गया है और इसीलिए सरुमन का ट्री बियर्ड और एंट्स के साथ ट्रेचरी इतनी बड़ी बात है। फिर एक मेल एंट ज्वाइन करता है जो ऑर्क्स के आर्मी के मार्च और मर्डर के बारे में बात करते हैं। अदार के ऑर्क्स एरिजियन की तरफ मार्च कर रहे हैं और ओंडीर और एंटवाइफ के बीच का मोमेंट अच्छा लगता है जब वो अपने सीजन 1 में एक ग्रेट ट्री को डिस्ट्रॉय करने के दुख को याद करता है और ये एंटवाइफ से माफी मांगता है। ये एक अच्छा मोमेंट लगता है। एंटवाइफ कहती है, माफ करने में सदियां लग जाती है, तो अच्छा है कि अरोंडीर एक एल्फ है। सॉरी अगर तुमने कभी ट्री काट दिया इसिल्दुर, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी जब तक तुम मर नहीं जाते। एंट्स कहते हैं कि वो इस फॉरेस्ट को तब से देख रहे हैं जब माउंटेन्स भी नहीं थे जो इसे डिवाइड करते हैं। माउंटेन्स मॉर्गोथ ने ईयर्स ऑफ द ट्रीज के दौरान क्रिएट किए थे ताकि वाला ओरोम को रोका जा सके, जो दुनिया के इविल क्रीचर्स का शिकार करता था। उस वक्त माउंटेन्स अभी भी ज्यादा टॉल थे और जब एल्व्स अपने ग्रेट जर्नी में वेस्टवर्ड मूव करते थे, कुछ लोग माइग्रेशन छोड़ देते थे। एरंडीर थियो से मिलता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, जो अच्छा है। मैं खुश हूँ कि वो अच्छे टर्म्स पर वापस हैं। देखते हैं ये लास्टिंग होता है या ये एक रिकरिंग इशू बनेगा। इसिल्दुर इस्ट्रिड के पास जाता है जो अपने मंगेतर से मिलती है और जब वाइल्डमैन कैंप से डूड आता है तो मैं सोचता हूँ, सीरियसली ये गाय? मैं दिल टूटे इसिल्दुर के लिए चीयर कर रहा हूँ कि वो लव को पा सके। जो इसिल्दुर हमने देखा है वो अपने दिल से काम लेने वाला और जेन्युइन गुड डूड लगता है। अरोंडर कहता है कि उसे नॉर्थ के ऑर्क्स को ट्रैक करना है और थियो भी चल सकता है। थियो कहता है कि उसके अपने प्रॉमिसेस हैं और मैं सोचता हूँ कि क्या ये पिलरगिर के लोगों का हीलर बनने का प्रॉमिस है या वाइल्डमैन को कुछ प्रॉमिसेस किए हैं। एक पॉपुलर थ्योरी ये है कि थियो एक नाज़गुल बन जाएगा और मैं देख सकता हूँ कि वो अरंडीर के करीब आने लगेगा और शायद अरोंडीर के मरने से वो ईवल की तरफ टर्न हो जाएगा क्योंकि उसने अपने 2 पेरेंट्स को एसेंशियली खो दिया है। मैं क्यूरियस हूँ कि ये स्टोरी यहाँ से कहाँ जाएगी। एक क्विक जियोग्राफी नोट, हमें पता है कि ऑक्स नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और अरोंडीर और इसिल्दुर भी पिलरगिर के नॉर्थ में है, लेकिन मैप शॉट से क्लियर है कि अदार और उसकी कंपनी वास्तव में रोहान के लैंड्स में ट्रैवल कर रही हैं, व्हाइट माउंटेन्स के ईस्ट साइड पर, वेस्ट साइड पर नहीं। तो शायद इसिल्दुर और अरंडीर जो हैं वो बाद में ड्रुइडन फॉरेस्ट के एरिया में है। मैप शॉट में हम देख सकते हैं कि फैंगोन फॉरेस्ट के साथ ज्यादा वुड्स कनेक्टेड हैं और रोहान के अक्रॉस फॉरेस्ट स्ट्रेच कर रहा है।
तो वो सेलेब्रिम्बोर के रियल्म के काफी करीब है। और जब एलरॉन्ड गैलेड्रियल और टीम ऑर्क्स से मिलती है तो हम अस्यूम कर सकते हैं कि वो भी एरिजियन के रियल्म में है। एलरॉन्ड कहता है कि वर्ड गिलगालेट तक पहुंचाना होगा उनकी होस्ट सेल के लिए, मॉर्डोर के लिए, वरना वहां कोई नहीं होगा अटैक करने के लिए, जो अच्छा नहीं होगा। पूरी तरह से मिस हो जाता है, लेकिन वो कार्टोग्राफर एल्फ को स्टमक में हिट कर देते हैं। गैलेड्रियल ने अपनी जेडाई फोर्स हीलिंग अनलॉक की है। अपेरेंटली जैसे ही वो वुंड पर हाथ रखती है, एरो निकल जाता है और बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है इंस्टेंटली। लगता है एलरॉन्ड ने फ्रोडो के मॉर्गल नाइफ वुंड को हील करने में थोड़ा स्लैक किया। गैलेड्रियल अपनी रिंग को एलरॉन्ड को देती है, कहती है कि वो लिंडन वापस जाकर गिलगालाड को वॉर्न करे। फिर वो सिंगल हैंडेडली ऑर्क्स से लड़ती है, कुछ अच्छी लुकिंग थ्रोइंग डैगर्स के साथ, और कूल मूव करती है जहां वो एरोस को एक गिरते हुए टॉर्च से स्वाइप करती है और फिर उन्हें ऑर्क्स के ऊपर शूट करती है। एरोस थोड़े एक्सप्लोड करते हैं, कूल फाइटिंग स्टफ, कूल लगता है। ये सीन बहुत सारी फिल्म्स और टीवी से बेहतर है क्योंकि ये गैलेड्रियल को कुछ ऐसी चीजें दिखाती है जो ऑर्क्स को रोक देती हैं और वो तुरंत ओवरवेल्म नहीं करती। बैड गाइज हीरो को एक एक करके अटैक करते हैं और वो कम से कम इस चेन थिंग को स्विंग कर रही है जो ऑर्क्स को रोकने में मदद करती है। एलरॉन्ड और टीम के साथ एक एल्फ कहता है कि गैलेड्रियल ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया सबको बचाने के लिए। एलरॉन्ड कहता है नहीं, उसने रिंग को बचाने के लिए किया। जो फेयर है, ये दो चीजें हो सकती हैं। गैलेड्रियल ऑर्क्स से कहती है गो बैक टू द शैडो। ये शायद गैंडल्फ के बलरॉक के कहने से अलग कॉन्टेक्स्ट में है। ये फ्रेज यहाँ भी काम करती है, जैसे ऑर्क्स को मॉर्डोर वापस भेजना, जिसका मच डीपर मीनिंग है एक लोकेशन से ज्यादा। आदर गैलेड्रियल का एरो पकड़ता है जब वो फायर करने वाली होती है और कहता है एलन सीला लुमेन ओमेंटियल्वो। ये फ्रेज और इसका ट्रांसलेशन फेलोशिप ऑफ द रिंग से आता है, जब फ्रोडो गिल्डोर से कह रहा है, जो एल्व्स को दिखाता है कि वो उनकी लैंग्वेज को जानता है। इसके साथ ही गैलेड्रियल को अदार और ऑक्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और हम सीजन के हाफवे पॉइंट पर हैं। मुझे आपके थॉट्स इस एपिसोड के बारे में कमेंट्स में लिखना अच्छा लगेगा। बहुत सारी स्टोरीज हो रही हैं और खजादुम और अनटर स्टोरी लाइन्स की एब्सेंस फील होती है। टॉम बॉम्बार्डिल को लाइव एक्शन में देखना कूल था और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो बुक्स की तरह होगा। उन्हें एक नए एरिया में एक मेड अप विजर्ड स्टोरी के साथ डाला गया है, लेकिन मैं डेफिनेटली ज्यादा जॉली टाइप टॉम की उम्मीद कर रहा हूँ, न कि मॉडरेटली टॉम की। होपफुली अनटार के साथ वापस आएंगे, चीजें ट्रैक पर आएंगी, अगले हफ्ते पता चलेगा। मीनवाइल अपने थॉट्स कमेंट बता सकते हो कि तुम्हें इस एपिसोड का क्या पसंद लगा। तब तक ले बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way.